मुझे नहीं लगता आपके लिए इनसे बेहतर कोई टॉपर हो सकता है जिन्होंने पहले 320 नंबर लाए, कुछ चेंजेस किए और फिर 413 नंबर लेके आए हैं जीएस में। हिंदी माध्यम के बच्चों की मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि टॉपर्स जो हैं वो सही गाइड नहीं करते हैं या आपकी जो वीकनेस है उस हिसाब से नहीं बता पाते। जैसे इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने कोशिश किया कि जितने अच्छे फैक्ट हो सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड उन सबको एक जगह लिख लिया, और उसके साथ साथ अगर कोई अच्छा डायग्राम हो सकता है या मैप हो सकता है या पाई चार्ट हो सकता है, उन सबको एक जगह पे हम लिख सकते हैं। तो इस टाइप के फॉर्मूला, इस टाइप का इनोवेशन अगर आप अपने आंसर में करते हो तो निश्चित रूप से जो हिंदी माध्यम में जो कहा जाता है कि जीएस में नंबर नहीं आ रहे हैं, वो भ्रांति बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। हाय नमस्कार, कैसे हैं आप? हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जीएस के एग्जाम में 400 प्लस का स्कोर कैसे लाया जाए। और सबसे बेहतर उदाहरण हमारे पास क्या होगा, अगर एक विद्यार्थी जिसने जब यूपीएससी मेंस की परीक्षा दी थी तब उसके अगर 320 नंबर आए और जब अगली बार परीक्षा दी यूपीएससी में तो मेंस में उनके जीएस मेंस में 413 आई। ऐसे ही एक सफल विद्यार्थी आज हमारे साथ हैं, नाम है अशोक सोनी। अशोक आईआरएस ऑफिसर हैं अभी। लास्ट ईयर इनका सिलेक्शन हुआ था, 2024 बैच के अफसर हैं। सो आज का जो सेशन है उसमें आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे ये कि क्या गलतियां इन्होंने की थी जो 320 मार्क्स आए, कैसे उसको इम्प्रूव किया रहा। उन्होंने बहुत अच्छी से प्रेजेंटेशन बनाई है। हिंदी माध्यम के बच्चों की मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि टॉपर्स जो हैं वो सही गाइड नहीं करते हैं या आपकी जो वीकनेस है उस हिसाब से नहीं बता पाते हैं। मुझे नहीं लगता आपके लिए इनसे बेहतर कोई टॉपर हो सकता है जिन्होंने पहले 320 नंबर लाए, कुछ चेंजेस किए और फिर 413 नंबर लेके आए हैं जीएस में। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए। इन्होंने अपने आंसर्स भी यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है। उसके अलावा उन्होंने नेक्स्ट ईयर जब 413 आए तब कैसे आंसर राइटिंग किए थे, कैसे एग्जाम्पल्स लिखे थे, कैसे ये जो डायग्राम्स हैं वो सब बनाए थे। प्लस अब रैंक इंप्रूव करना चाह भी रहे हैं, अपने साथ वाले बैचमेट्स की कॉपी देख रहे हैं, अपने जूनियर्स 2025 बैच के टॉपर्स की कॉपी देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की कॉपी देख रहे हैं। हर्षिता जो इस साल की रैंक 2 आई है, मेरी टीईपी के स्टूडेंट है, उनकी कॉपीज प्लस माधव की कॉपी। बहुत सारे वैसे टॉपर्स जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में 460, 470, 450 मार्क्स लाई। तो वो भी मुझे लगता है आपको अशोक ज़्यादा अच्छे से समझा पाएँगे, बिकॉज़ करीब-करीब 100 नंबर का जो इन्होंने मार्क्स इंक्रीज़ किया है, वो ऑलरेडी इन्होंने अचीव कर लिया है। तो अब उस अचीवमेंट के बाद अगर 30-40 और भी नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, 450 कैसे ला सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अशोक से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है। सो अशोक, वेलकम सो मच यार एट द आईएएस हब। सो कुछ-कुछ मैं चाहूँगा कि इस सेशन में आप अपने आंसर्स दिखाने के साथ-साथ में जी क्यूईपी का कंपोनेंट कैसे यूज़ हो पाया था, वो भी आप हमको समझाएँ। जी सर, ओवर टू यू बेटा। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले द आईएएस हब टीम, हमके यादव सर, दिव्या मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा स्पेशली। मैंने अपने पिछले मेंस के दौरान करीबन 90 प्लस के आसपास नंबर इंक्रीज़ किए हैं, जिसमें क्यूईपी प्रोग्राम का काफ़ी बड़ा योगदान मैं समझता हूँ। क्योंकि इस प्रोग्राम की बदौलत मैं समझता हूँ कि मैंने अपने पिछले मेंस के मुकाबले इस मेंस में जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर मैंने पाया है। लास्ट ईयर मेरे करीबन 325 मार्क्स थे और इस बार 413 मार्क्स आए हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि क्यूईपी प्रोग्राम का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। और स्पेशली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ अपने पिछले मेंस के कुछ आंसर, जिसमें देख सकते हैं कि मैं सिंपल सी आंसर लिख रहा हूँ, जिसमें सीधी शुरुआत की और फिर पैराग्राफ में मैं लिखते जा रहा हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ना तो मैंने किसी प्रकार के एग्जाम्पल का यूज़ किया है या ना किसी प्रकार का कोई डायग्राम है या पॉइंट फॉर्म में न होके सिंपल सी मैं लैंग्वेज बना के लिख रहा हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं समझता हूँ 2 प्रकार के चैलेंजेस है। एक तो एग्जामिनर को भी चैलेंज है कि उसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आएगी क्योंकि पॉइंट्स फॉर्म में है नहीं। और दूसरा, अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम्पल नहीं है आंसर में या फिर डायग्राम नहीं है, तो एक तो वो आपके प्रेजेंटेशन को भी कमज़ोर बनाएगा और दूसरा उसके साथ-साथ एक जनरल आपका आंसर बना देगा। अगर इस जनरल आंसर से आपको स्पेशल आंसर या एक ऐसे आंसर की तरफ बढ़ना है जिसमें आपको अच्छे नंबर आएँ, उसके लिए आपको काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं अपने पहले के कुछ आंसर को दिखाना चाहूँ, तो इसमें ये आप देख सकते हो कि सिंपली क्वेश्चन को देखकर और उसको पैराग्राफ की तरह लिख दिया गया है। इसमें एक बड़ी कमी जो मैं समझता हूँ शुरू में आंसर राइटिंग करने वाले हर विद्यार्थी के सामने आती है कि वो क्वेश्चन के डिमांड को बिना समझे कुछ अनावश्यक चीज़ें भी लिख देता है, जिसमें ये वाला, जैसे अगर मैं अपने क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो ये वाला पैराग्राफ अनावश्यक है। और उसके साथ-साथ
लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जबकि कंटेंट के स्तर पर देखें या फिर एग्जाम्पल के स्तर पर देखें, डेटा के स्तर पर देखें, तो इसमें आपको कम काम मिलेगा। यहीं पर मैं समझता हूँ कि क्यूईपी प्रोग्राम का योगदान है या क्यूईपी प्रोग्राम का रोल है, वो सामने आता है। और इसी में मैं जब अपने हाल ही में जिस मेंस में मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसके आधार पर अगर उसका जिक्र करूँ कि कैसे क्यूईपी प्रोग्राम और स्पेशली वैल्यू एडिशन पे फोकस करने के बाद किस तरह मैंने अपनी आंसर राइटिंग स्किल में चेंजेस लाए। तो अगर ये मैं अभी हाल ही के लिखे आंसर के बारे में बात करूँ, जो मैं अपने मेंस के दौरान जो मैंने लिखा था, इसमें मैं देखूँ, अब आप देख सकते हैं कि स्पेशल फोकस सिंपल सी शुरुआत सी परिभाषा कर दी बहुत ही कम शब्द में कीवर्ड के साथ। और फिर जो मेन कोशिश की गई है कि हर एक लाइन के साथ, हर एक पैराग्राफ के साथ एग्जाम्पल डालने की कोशिश की है। ये एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन को एक तो अट्रैक्टिव भी बनाते हैं और दूसरा इससे आपके क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाती है। एग्जामिनर के दृष्टिकोण से आप एक योग्य कैंडिडेट साबित होते हो अगर आप हर एक लाइन के साथ या हर पैराग्राफ के साथ रेलेवेंट एग्जाम्पल आप लिख रहे हो। और एग्जाम्पल के साथ साथ क्योंकि आपके क्वेश्चन का एक प्रेजेंटेशन भी बेहतर होना जरूरी है, उसके साथ साथ आप अच्छे डायग्राम का यूज करोगे जो आपके क्वेश्चन के आंसर को काफी अच्छा प्रेजेंट करेगा। और उसके साथ आप अगर आगे के क्वेश्चन भी देखें, जैसे ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन के अगर मैं आंसर देखूं, तो इसमें सिंपल सा है कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारणों की चर्चा करते हुए ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंधित भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन के आंसर में अगर देखें तो सिंपल सा ज्वालामुखी के बारे में बताकर शुरुआत कर दी है। ये एक काफी प्रभावी शुरुआत मानी जा सकती है कि जो कीवर्ड दिया है उसको सीधा डिफाइन कर दिया और उसके बाद में हर एक लाइन के साथ कोशिश की गई है कि एग्जाम्पल दिया जाए। जैसे इस क्वेश्चन के आंसर में उस समय चर्चित कई ज्वालामुखी विस्फोटकों के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है, जैसे माउंट कैटोप्सी का एग्जाम्पल हो गया, माउंट स्ट्रोम वैली का एग्जाम्पल हो गया, माउंट तुलोनाओ का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल जो करंट में है, जैसे इसमें आप एक चीज ये भी सीख सकते हो कि किस तरह जो करंट का आप पढ़ते हो उसको आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें आपको दूसरे आपके कंपटीटर है उनसे आपको आगे लेके जाती है। और यही जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर अपने मेंस के नंबर जीएस स्पेशली जीएस में इंक्रीज कर सकते हैं। जब इस टाइप की अप्रोच को मैं देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आ रही थी और बहुत से टॉपर से मैंने सुना और सर से भी मैंने इस संबंध में बातचीत की, तो सर का भी और जो टॉपर्स अन्य टॉपर्स है उनका भी यही कहना रहा है कि आप ट्राई करो कि हर एक क्वेश्चन में आधे से एक नंबर बढ़ाने की कोशिश करो। और उसी कोशिश में आप जब देखोगे कि आपका जो मेंस का स्कोर है पिछले मेंस के मुकाबले या आप अभी जिस भी स्तर पर हो उस स्तर से आप अपने आप को आगे लेके जा पाओगे। अब एक मुख्य बात मैं करना चाहूंगा जीएस 4 के बारे में। एथिक्स के पेपर में स्पेशली मैंने 84 मार्क्स से 127 मार्क्स तक इम्प्रूव किया है, जो मैं समझता हूँ कि मेरे सिलेक्शन में जिसका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इस दृष्टिकोण से अगर मैं एथिक्स के क्वेश्चन के बारे में बात करूं, एथिक्स के क्वेश्चन में सिंपली जो मेरी अप्रोच रही है कि आप एक जहां से भी क्वेश्चन शुरू हो रहा है उस क्वेश्चन की जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो और एक्सप्लेन करने के साथ ही उसी से रिलेवेंट एक अच्छा एग्जाम्पल आप वहीं पर लिख दो। और उसके साथ अगर आप एक इनोवेटिव डायग्राम बना पाते हो तो निश्चित रूप से ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो यही कोशिश मैंने करने की कोशिश की कि डायग्राम और एग्जाम्पल के साथ साथ फिर आगे जो हर प्रकार का जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के साथ साथ भी एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करनी है। जो भी फैक्ट जो भी बात आप कर रहे हो उसको प्रूव करने के लिए आप एग्जाम्पल लिखो और ये एग्जाम्पल आपकी बात को रेलेवेंट बनाएगा। जैसे सेम चीज इस अगले वाले क्वेश्चन के आंसर में कर रखी है कि डेफिनेशन की शुरुआत और उसके बाद में एक डायग्राम की कोशिश और डायग्राम के साथ ही एक एग्जाम्पल जो कहीं ना कहीं प्रूव कर रहा है जो हम कह रहे हैं उसको उसका अप्लाई वाला पार्ट बता जा रहा है। इस क्वेश्चन के आंसर में भी आप सेम चीज देख सकते हो कि हर एक लाइन के साथ एग्जाम्पल का उपयोग किया गया है। और अब आगे हम बात करेंगे कि कैसे पीवाईक्यू के स्ट्रक्चरिंग को ध्यान में रखकर आप अपने कंटेंट को भी अच्छा कर सकते हो और लास्ट टाइम रिवीजन में इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। मेंस जब प्रीलिम्स हमारा हो जाता है तो उसके बाद में मेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास समय बहुत कम रहता है और इस समय अभाव में हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है। मैंने इससे पहले जब मेंस लिखे थे तो काफ़ी ज़्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस किया था और काफ़ी टेस्ट सीरीज पर भी फोकस किया था।
लेकिन इस बार वाले जब मेंस में, क्योंकि मैंने पहले काफ़ी ज़्यादा आंसर राइटिंग कर रखी थी, तो इसलिए मेरा मेन फोकस था कि मैं पीवाईक्यू को अच्छे से लिख लूँ। और पीवाईक्यू में जो थीम है, क्योंकि कई बार पीवाईक्यू सीधे हमारे एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ-कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ थीम रिपीट होती है। तो कुछ इस जो थीम इम्पोर्टेंट है, जो थीम पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंट होती जा रही है, उन थीम पे हम कुछ क्वेश्चन घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस प्रैक्टिस को मैं इस तरह करता था कि कंप्लीटली उसको आंसर ना लिख के उस क्वेश्चन की अच्छे से स्ट्रक्चरिंग कर ली, कि एक क्वेश्चन में क्या-क्या आइडियल चीज़ें आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने कोशिश की कि एक अच्छी-सी डेफिनेशन से मैं शुरुआत कर सकूं कि जल तनाव की स्थिति क्या है, और उसके बाद में एक अच्छा डायग्राम, और उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे नीति आयोग हो गया, सीजीडब्ल्यूबी हो गया, या कुछ इंटरनेशनल इंडेक्स है, जैसे फाल्कन वाटरमार्क इंडेक्स हो गया, इनका आप जिक्र करो। इनके जिक्र से एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ, ये स्टूडेंट पढ़ कर आया है, इसको चीज़ें, ऑफिशियल चीज़ें और रिलेवेंट चीज़ें याद है। तो इससे आपका आंसर, जो मेन फ़ोकस आपका ये रहेगा कि ये आपका आंसर जर्नलिस्टिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका आंसर जर्नलिस्टिक होगा, तो वो आपको 3.5 मार्क्स दे देगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका आंसर थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा उसमें कुछ रिलेवेंट फैक्ट और डेटा का यूज़ होगा, तो वही आपका स्कोर सीधा 4.5 से 5 तक इंक्रीज़ हो सकता है। तो यही चीज़ें ध्यान में रखनी है पीवाईक्यू के स्ट्रक्चरिंग में। और इसके साथ-साथ आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जब पीवाईक्यू के क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग करो, तो जो भी अच्छे सोर्सेस अवेलेबल है, उन सोर्सेस में जो भी अच्छी उस क्वेश्चन से या उस थीम से रिलेटेड जो कोई डेटा है, फैक्ट है या डायग्राम है, उसको आप एक ही जगह पर नोट कर लो। जैसे मैंने ये कोशिश की है कि जो भी मेरे पीवाईक्यू में मैं जब उस थीम का आंसर लिख रहा हूँ, तो मैंने प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थीम हो सकती है, चाहे वो टॉपर्स के कॉपी में हो या फिर किसी अच्छी बुकलेट में हो, उन सबको एक जगह पर लिख लो। जैसे इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने कोशिश किया कि जितने फैक्ट, अच्छे फैक्ट हो सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस उन सबको एक जगह लिख लिया। और उसके साथ-साथ अगर कोई अच्छा डायग्राम हो सकता है, या मैप हो सकता है, या पाई चार्ट हो सकता है, उन सबको एक जगह पे हम लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के कुछ टॉपर्स की कॉपीज़ भी देखोगे, जिनके 450 प्लस मार्क्स आए हैं, तो उनका भी अगर मुख्य ध्यान रहा है कि उन्होंने कोशिश की है कि एक अच्छे फैक्ट के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करें, और अच्छे डायग्राम बनाएँ और एग्ज़ाम्पल्स लिखें। ये अच्छे डायग्राम, एग्ज़ाम्पल आपके प्रेजेंटेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, और उसके साथ-साथ ये अच्छे डायग्राम ना केवल आपके प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करते हैं, बल्कि आपको मेन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले, इसकी ओर भी बढ़ाते हैं। तो अपने को किसी पर भी एक जगह पे नहीं रहना है, जहाँ पर भी अच्छे मार्क्स, अच्छे कंटेंट हमें जहाँ भी मिल जाएँ, चाहे वो हिंदी मीडियम के टॉपर हो या इंग्लिश मीडियम के टॉपर हो, हमें थोड़ा-थोड़ा नोट डाउन कर लेना है। और इसी में अगर हम आगे देखें, तो ये कुछ इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स के अच्छे आंसर हैं, जिनको आप देख सकते हो। इनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम ये देख सकते हैं कि वैल्यू एडिशन के लिए हमें अच्छे डायग्राम का यूज़ करना है, हमें मैप का यूज़ करना है, हमें अच्छे फ़ॉर्मूलाज़ का यूज़ करना है, थीम का यूज़ करना है। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेंस में हमें समय का काफ़ी अभाव है, और दूसरा कि हम देख सकते हैं कि हिंदी मीडियम में कंटेंट काफ़ी लिमिटेड है। इस प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए सर ने क्यूईपी बुकलेट रिलीज़ की है, जो पहले इंग्लिश मीडियम में थी, लेकिन अब हिंदी मीडियम में भी है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली जो वैल्यू एडिशन का मटेरियल है, वो इन बुकलेट में अच्छे से दिया हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं, तो जीएस पेपर 3 से रिलेटेड इकोनॉमी वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड और उससे रिलेटेड ग्राफ, इनका उपयोग आप अपने आंसर में करके सीधा आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। इससे आपकी मेहनत भी बचेगी, और दूसरा कि ये आपके आंसर को काफ़ी ज़्यादा, इसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको ये काफ़ी ज़्यादा सुधार करेंगे। अब इसी बुकलेट में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो इस बुकलेट में ग्राफ्स के साथ-साथ हम फ़ॉर्मूलाज़ देख सकते हैं। ये फ़ॉर्मूलाज़ का उपयोग करके हम कहीं न कहीं दूसरे कॉम्पिटिटर से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये फ़ॉर्मूलाज़ का उपयोग आपके क्वेश्चन के आंसर को काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये फ़ॉर्मूला है,
कि टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और क्रेडिट में सुलभता लाकर और ग्लोबल मार्केट से घरेलू मार्केट को लिंकेज करने से कैसे प्रो पीपल, प्रो बिजनेस और विकसित भारत को बनाया जा सकता है। तो इस टाइप के फॉर्मूला, इस टाइप का इनोवेशन अगर आप अपने आंसर में करते हो तो निश्चित रूप से जो हिंदी माध्यम में जो कहा जाता है कि जीएस में नंबर नहीं आ रहे हैं, वो भ्रांति बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी 430, 450 मार्क्स हिंदी मीडियम में भी आने लगेंगे। अब अगर हम आगे देखते हैं कि किस तरह मैप का उपयोग हम सीधा कर सकते हैं। ये सीधा कंटेंट उठाकर आप अगर अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज करते हैं तो ये इसका सीधा आपके मार्क्स को, ये आपके वैल्यू गेन करेगा। मैप का उपयोग किया जा सकता है। ठीक वैसे ही अगर हम आगे देखें तो किस तरह थीम का उपयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसी थीम है या कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम अगर हमारे आंसर में शामिल करें तो वो निश्चित रूप से एग्जामिनर का ध्यान खींचेंगे। जैसे कि ट्रॉफी अटैक्स, थ्रेट मल्टीप्लायर, ये ऐसे कीवर्ड हैं जिनको टॉपर्स अक्सर अपनी कॉपीज में यूज करते हैं और ये ऐसे कीवर्ड है जो एग्जामिनर का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि अगर इन कीवर्ड को यूज किया जाए तो मार्क्स गेन होंगे। और इस बुकलेट में आप इन कीवर्ड को याद भी कर सकते हैं। ये कीवर्ड सीधा उठाकर अपने एग्जाम में, अपने क्वेश्चन के आंसर में यूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ यह एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब इस वाले पार्ट में आप कृषि से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज देख सकते हैं और ये इस प्रकार के फॉर्मूला जो आप जीएस 3 पेपर, जो कि हिंदी मीडियम के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग बना हुआ है, जिसमें मार्क्स अक्सर सभी टॉपर्स के कम आते हैं, इस टाइप के फॉर्मूलाज और जो ऊपर हमने बात की है थीम, डेटा और पाई चार्ट इत्यादि का अगर हम यूज करें तो उसमें भी हमारे मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। ये फॉर्मूला है जो आप देख सकते हो और ये पूरी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये गवर्नेंस से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं जिनको आप जीएस पेपर 2 में सीधा यूज कर सकते हो और ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको आप सीधा सीधा अपने क्वेश्चन के आंसर में शामिल कर सकते हो, जो निश्चित रूप से आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे। जैसे एसएसजी को लेके क्या फैक्ट है कि सभी महिला सदस्यों वाले एसएसजी कुल एसएसजी का 88% है। तो विमेन एम्पावरमेंट से लेके या विमेन से रिलेटेड किसी भी एसएसजी का अगर जिक्र आता है तो आप इस तरह के फैक्ट का डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसी तरह कुछ अन्य थीम है जो सीधी एग्जाम में आंसर राइटिंग में काम आ सकती है, जैसे सुशासन के 3S, सुशासन के 3D। इस तरह कई अन्य ऐसी इसमें डेटा, फैक्ट इत्यादि हैं जो आपके आंसर को न सिर्फ दूसरों से अच्छा बनाएंगे बल्कि इसमें आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये सभी क्यूईपी बुकलेट काफी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी अगर आप इनको रिलेवेंट तरीके से, इनको सही ढंग से अपने आंसर राइटिंग में इनको यूज करें। ये सभी जो बुकलेट और ये पीडीएफ आप अभी देख रहे थे, ये क्यूईपी बुकलेट की अलग-अलग बुकलेट से निकाली गई है और क्यूईपी बुकलेट के बारे में आगे विस्तार से आगे आने वाले सेशन में हम फिर से चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।